हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करके चल रहा हूं, जिसमें मेरी कोशिश ये है कि लास्ट 5 to 7 ईयर के सारे क्वेश्चंस जो अब तक आए हुए हैं हम आपको उसका सॉल्यूशंस दे सकें। यानी एग्ज़ाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी कि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, साथ ही साथ पेपर भी लगभग 5 ईयर का अलग से पेपर वाइज सॉल्यूशन भी हम आपको करा सकें। तो पीछे 2-3 वीडियोज़ हो चुके हैं जिसमें फर्स्ट चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया हुआ है जो लास्ट ईयर में आया हुआ है। आज इस वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। व्हाट विल हैपन इफ द फील्ड वेयर नॉट यूनिफॉर्म। ये दिल्ली 2017 में पूछा हुआ था। वहीं सेम क्वेश्चन 2015 और सेम क्वेश्चन 2016 में भी पूछा हुआ है, बस क्वेश्चंस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग है। जैसे 2015 में पूछा हुआ है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल एंड आइडेंटिफाई टू पेयर्स ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स इन एक्सप्रेशन। ओके। और 2016 में जो पूछा हुआ है वो पूछा है डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, express it in the vector form and point out the direction along which it acts. What happened if the field is non-uniform? सेकेंड पूछा है what would happen if the external field E is increasing. इसमें दो है, फर्स्ट पैरेलल टू P एंड सेकेंड एंटी पैरेलल टू P। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं एक ही क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से यहाँ पर 3 बार पूछा हुआ है और पूछने का तरीका अलग है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसका सोल्यूशंस क्या होगा। तो बच्चों, मान लीजिए कि ये आपकी एक यूनिफॉर्म फील्ड हो जाए, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड। इसमें हमने एक डाइपोल को यहाँ पे प्लेस कर दिया, एक डाइपोल को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया जो यहाँ से एंगल थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से एंगल थीटा बना रहा है। ये -q और ये +q और इनके बीच की डिस्टेंस 2l। ओके बच्चों, अब जैसे ही हम इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, +q चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE और -q चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा QE। ओके बच्चों, ये दो। अब तो आप बच्चों किसी भी बॉडी पर, अगर किसी भी बॉडी पर इक्वल और अपोजिट फोर्स वर्क अगर करते हैं तो ये फोर्स इस बॉडी को किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना शुरू कर देते हैं। इसी रोटेशन को मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क से जाना जाता है और ये टॉर्क जो होता है टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है। टॉर्क इक्वल टू होता है यानी कि बोथ ऑफ फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स और इनटू में इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके बच्चा, तो समझ में आ गया टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी पे 2 इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट करते हैं तो वह फोर्स उस बॉडी को किसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कराना शुरू कर देता है। इसी को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क कहते हैं और ये इक्वल टू होता है मैथमेटिकली दोनों फोर्सेस में से कोई एक फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है बच्चा, तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही हमने इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया तो इस चार्ज पर इधर फोर्स काम कर रहा है और माइनस वाले पे इधर। ठीक है, इस तरह से दोनों पर इक्वल और अपोजिट फोर्स काम कर रहे हैं तो यहाँ पे टॉर्क वर्क कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर टॉर्क का फार्मूला वन ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से टॉर्क इक्वल टू दोनों फोर्सेस में से कोई भी एक फोर्स लेना है तो F इक्वल टू QE हमने ले लिया, इनटू इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, ये डिस्टेंस नहीं। ओके बच्चा, तो हम क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्सिस को और इसको नीचे की तरफ बढ़ाते हैं तो ये पता चलता है कि ये जो है ये इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कितनी निकल के आएगी, ये थीटा है बच्चा, तो ये भी ये थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रिलेशन कौन बताता है, साइन थीटा। तो यहाँ पर हम लोग अगर रखें तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि ये जो डिस्टेंस हमको निकालनी है, ठीक है, D अपॉन में हाइपोटेनस यानी कि बच्चा ये 2l। ठीक है, तो यहाँ से D निकालेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी D इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा। ओके बच्चा, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे बच्चा 2l साइन थीटा। ठीक है, तो अब ये टॉर्क इक्वल टू, अब बेटा देखिए 2QL
2ql को डाइपोल मोमेंट p कहा जाता है। ठीक है, 2ql को क्या कहा जाता है, डाइपोल मोमेंट p इक्वल टू होता है 2ql। ठीक है, तो इसकी जगह हमने p रख दिया, और ये e और ये e और ये बचा क्या हमारा बच्चा, साइन थीटा। इस तरीके से टॉर्क इक्वल टू आ गया पी ई साइन थीटा। ये एक्सप्रेशन हो गया डाइपोल का, तो डाइपोल के टॉर्क का जब यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल टू, क्योंकि ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी होता है, इसलिए ये पी क्रॉस ई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसमें हम लोग ये देखा जा सकता है कि इसका फार्मूला पी ई साइन थीटा के फॉर्म में आ गया। ये तो इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब बच्चा अगर इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा गया है तो क्या होगा। देखिए बच्चे, अगर इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे, ठीक है, अगर हम लोग इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं, यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब हर जगह ये ई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह इक्वल है, बराबर, तो क्या होगा, तो चार्ज तो इक्वल होते हैं डाइपोल में, अब फील्ड भी इक्वल होगी तो फोर्स दोनों इक्वल होंगे और जस्ट अपोजिट होंगे, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स जो काम करेगा वह जीरो, इसलिए जो रिजल्टेंट फोर्स यफ काम करेगा वह जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल अपोजिट होने के कारण माइनस हो जाएंगे। और इस पर एक नेट टॉर्क काम करेगा, एक नेट टॉर्क काम करेगा, यानी कि टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो, एक नेट टॉर्क भी काम करेगा क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है। ओके बच्चा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है बच्चा, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, अगर फील्ड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है तब, तो नॉन यूनिफॉर्म होने के कारण फील्ड नॉन यूनिफॉर्म अगर है बच्चा तो ई की वैल्यू हर जगह अलग अलग होगी। तो अगर फील्ड यहाँ पे कुछ और यहाँ पे कुछ और है तो बच्चा यहाँ पे जो फोर्स होगा वह एफ इक्वल टू क्यू ई वन काम करेगा, और जो यहाँ पे फोर्स होगा वह एफ इक्वल टू क्यू ई टू काम करेगा। ठीक है, तो दोनों पॉइंट पे अलग अलग फोर्स काम करेंगे, अपोजिट है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए माइनस तो होंगे लेकिन जीरो नहीं आएंगे। इसका मतलब यहाँ पे एक रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी कि जो भी फोर्स ज़्यादा होगा, चाहे ये वाला ज़्यादा होगा या ये वाला, उसकी डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कर जाएगा, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग नेट टॉर्क तो वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, ओके बच्चा, तो इसका मतलब ऐसा अगर नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन है तो यानी कि यहाँ पर एक नेट फोर्स भी काम करने वाला है, यानी ये नॉट इक्वल टू जीरो, और साथ ही साथ नेट टॉर्क भी वर्क करने वाला है, टॉर्क भी वर्क करेगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो होगा, रिजल्टेंट नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा, और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में फोर्स जीरो नहीं होगा, टॉर्क भी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल फोर्सेस हैं नहीं, तो माइनस होकर जीरो वैल्यू देंगे नहीं, और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो टॉर्क का कुछ एक्सपीरियंस तो होगा ही। ठीक है, लेकिन वह बॉडी डिस्प्लेस भी करती रहेगी और घूमती भी रहेगी, और डिस्प्लेस रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में करेगी। ओके बच्चा, तो समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चंस इतने का था। आगे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है, तो उसका भी सोल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं जिसमें पूछ रहा था कि व्हाट हैपन इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, फर्स्ट कह रहा है पैरेलल टू पी। अगर जो फील्ड होगी, जो बच्चा फील्ड होगी, कह रहा है कि उसकी डायरेक्शन जो होगी वो डाइपोल मोमेंट की पैरेलल होगी। ठीक है, डाइपोल मोमेंट जिस डायरेक्शन में होगा उधर ही जो होगी फील्ड होगी, तो क्या होगा, तो यानी कि ई एंड पी के बीच का जो एंगल है वह थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा बच्चा, जीरो। तो हम लोग पढ़े हैं टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जब थीटा की वैल्यू जीरो तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो, यानी इस समय इस पर किसी प्रकार का कोई टॉर्क वर्क नहीं करेगा और यह स्टेबल पोजीशन में बना रहेगा। ठीक है, उसके और कह रहा है इन पैरेलल होगी, और दूसरा कह रहा है एंटी पैरेलल। अगर ये एंटी पैरेलल होगी तो, अगर बच्चा ये एंटी पैरेलल होगी तो क्या होगा, एंटी पैरेलल यानी कि अपोजिट, यानी कि एंटी पैरेलल में बेटा ये पैरेलल है, ये आपका पैरेलल है। अगर फील्ड और डाइपोल दोनों पैरेलल होंगे, अगर ये एंटी पैरेलल होंगे यानी कि थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, तो साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी बच्चा, साइन 180 यानी 90 प्लस 90, यानी कि क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस 90 यानी कि कॉस 90, यानी कि ये 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में भी ये साइन थीटा की वैल्यू 1, यानी ये मैक्सिमम टॉर्क वर्क करेगा, और इसको ये अलाइन, मतलब ये इसको रोटेट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल को रोटेट करेगी। इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को क्या करेगी बच्चा, रोटेट करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इसमें जो दो क्वेश्चंस पड़ गया था कि यानी कि अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वह इंक्रीजिंग होती है, फर्स्ट पैरेलल टू पी एंड सेकेंड एंटी पैरेलल टू पी। ठीक है, तो अगर पैरेलल टू पी होती है तो पैरेलल टू पी होगी तो आप उस पर किसी प्रकार का डाइपोल मोमेंट काम नहीं करेगा, लेकिन उस पर एक नेट फोर्स काम करेगा जो हमेशा उसको आगे की तरफ लेके जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फील्ड इंक्रीजिंग है।
ठीक है। तो आगे जैसे जैसे आगे जाएगा फील्ड बढ़ती जाएगी तो फोर्स क्या होगा बच्चा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो टॉर्क वर्क नहीं करेगा लेकिन फोर्स उसको जो है आगे बढ़ाता चला जाएगा। और वहीं दूसरा कह रहा है एंटी पैरेलल है, तो एंटी पैरेलल है और इंक्रीजिंग है, तो एंटी पैरेलल में भी वही बेटा इंक्रीजिंग ही है, तो एंटी पैरेलल में टॉर्क वर्क करेगा, यानी टॉर्क वर्क करेगा और साथ ही साथ एक नेट फोर्स भी काम करेगा जो उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, फील्ड की डायरेक्शन में आगे बढ़ाता चला जाएगा। क्लियर। तो पैरेलल में इसको आगे बढ़ाता चला जाएगा और नेट फोर्स और टॉर्क जीरो इसमें भी आगे लेके जाएगा फील्ड की डायरेक्शन में, लेकिन नेट टॉर्क जो है वह कुछ ना कुछ वर्क करेगा, वह उसको रोटेट कराएगा एंटी पैरेलल में। ओके बच्चा, तो समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले हम बता दें कि टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वह पी और ई के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन अगर दो वेक्टर की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आता है तो वह हमेशा उन दोनों से मिलकर बने हुए प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। लाइक जैसे ये वेक्टर ए है, आप देख सकते हैं जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई से जो वेक्टर आता है उसकी डायरेक्शन जस्ट इसके प्लेन से, इन दोनों को मिलाकर जो प्लेन बनता है उसके जस्ट परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होती है। ठीक है, इसी तरह से ये टाउ की डायरेक्शन होगी और ये पी और ई। समझ में आ गया बच्चा। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में आता है और कई बार ये आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए आप इसको जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ओके, डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद है अ पॉइंट चार्ज q इज एट अ डिस्टेंस ऑफ d/2 डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड d एज सोन इन फिगर। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। फिर उसके बाद b है इसका पार्ट बच्चा कि इफ़ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल, एक्सप्लेन हाउ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप भी रीड कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ था, तो हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ओके बच्चा, तो सबसे पहले कह रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आइदर इट इज़ ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। देखिए किसी भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से बाहर की तरफ निकलती हैं। ठीक है, अगर हम इसके सामने कोई सरफेस ले आएँ, कोई भी सरफेस ले आते हैं, इसके सामने रख देते हैं, तो इस सरफेस से हो करके कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक लाइंस है और ये यहाँ से नीचे जाती है, ये यहाँ से ऊपर जाती है, तो इस सरफेस से होकर कितनी लाइन जा रही हैं, 1 2 3 4 5। तो इसलिए इसका फ्लक्स जो हो जाएगा बच्चा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 5। समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। हाँ, तो किसी भी चार्ज से निकलने वाली जो लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, अगर उसके सामने कोई सरफेस हो और उस सरफेस से हो करके कितनी फील्ड ऑफ लाइंस पास होती हैं, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन, क्या बच्चा, द काउंट ऑफ नंबर ऑफ लाइन passes through any surface normally। ठीक है, किसी सरफेस से पास होने वाली नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इसको फाई इज इक्वल टू डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट या ई डॉट डी एस से दिखाते हैं, और फाई इज इक्वल टू बच्चा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, इस तरीके से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसी फाई को क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी कहा जाता है। तो ये फ्लक्स का फार्मूला है और यह एक स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये इट इज़ अ जस्ट अ नंबर, क्योंकि यह एक प्रकार का नंबर है, इसलिए ये कैसी क्वांटिटी है बच्चा, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हो गया डिफाइन फ्लक्स एंड आइदर इट इज़ अ वेक्टर और स्केलर। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चा। उसके बाद पूछ रहा है जो न्यूमेरिकल है, तो हम लोग इसको देखते हैं। आप जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि ये इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिखा सकते हैं, ये इस तरीके से बना हुआ है बच्चा, और दिया हुआ है कि इसकी साइड जो है वह आपकी डी बाई इसकी साइड है बच्चा डी साइड है, और इसके सेंटर से जो है कि वह डी बाई टू हाइट ऊपर की तरफ कोई चार्ज है।
तो देखिए ये बना तो इस तरीके का फिगर है जैसा आप देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सोल्यूशन करते समय हम लोगों को इसको एक कंप्लीट स्क्वायर का फॉर्म देना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ऐसे नहीं बना बच्चा, यहाँ पे देख सकते हैं, बना सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसका नेक्स्ट आगे का सोल्यूशन है, ये स्क्वायर बना लेंगे, ये बन गया, ठीक है बच्चा। थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है ये। अब जो चार्ज रखा हुआ है, जैसे ये सेंटर है, ठीक है बच्चा, तो सेंटर से d/2 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये जो ऊपर वाली फेस है इसी के अंदर की तरफ, इसी पे ऊपर यहाँ पे q चार्ज रखा गया है, ठीक है बच्चा, और ये इसका सेंटर है। और ये डिस्टेंस कितने पर है, q चार्ज यहाँ पे रखा गया है, ये d/2 यानी सेंटर से d/2 हाइट में। तो कह रहा है बताइए कि इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना होगा। ये सारे सरफेस, अब जो डायग्राम दिया है उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये ऊपर वाला इधर 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 और इसके पीछे वाला सरफेस जो है वो हटा दिया गया है, केवल ये नीचे वाला सरफेस ही है डायग्राम में, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये पूरा एक स्क्वायर होता तो ये जो चार्ज यहाँ से d/2 पर है वह इस स्क्वायर के अंदर बंद होता। तो गॉस के अकॉर्डिंग जो टोटल फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू वह बाउंडेड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। इसके अंदर चार्ज क्यू है, उसमें 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नेट फ्लक्स हो जाएगा जो इस स्क्वायर से पास होगा। लेकिन जो डायग्राम दिया उसमें केवल एक फेस यही वाली दी है, बाकी सारी फेसेस हटा दी गई हैं, ठीक है। इसलिए केवल इसी फेस से फ्लक्स पास होगा। तो पूरे 6 फेसेस होती हैं इसमें, 1 2 3 4, ऊपर 5 नीचे 6। इसलिए किसी भी एक फ्लक्स से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी इतना फ्लक्स जो होगा वह किसी एक फेस से पास होगा, ठीक है बच्चा। यानी जो फेस दी हुई है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इतना, ठीक है। तो दूसरा वाला दिया उतना है लेकिन उसका सोल्यूशन सिर्फ इतना होगा, फाई ई इक्वल टू q/6ε0, और ये डायग्राम बन जाएगा और उसमें आप बता सकते हैं कि ओनली 1 फ्लक्स दी हुई है, फेस दी हुई है, इसलिए केवल एक फेस से पास होने वाला फ्लक्स इतना होगा। समझ में आ गया, ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है बच्चा, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन में आगे कह रहा है बच्चा कि एक मिनट, इफ़ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव्ड टू अ डिस्टेंस d, कह रहे हैं अगर चार्ज को d डिस्टेंस, मतलब यहाँ पर है, इसको d डिस्टेंस ऊपर कर रहे हैं, मूव करा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ कह रहे हैं कि इस स्क्वायर की जो साइड है उसको डबल कर दिया जाए। तो एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से इफेक्टेड हो रहा है, मतलब जैसे ये यहाँ पर है d/2 पर, तो अब कह रहे हैं कि इसकी साइड को डबल कर दे रहे हैं, यानी कि ये साइड d है तो इसकी साइड को 2d कर दे रहे हैं। 2d कर देंगे तो ये स्क्वायर थोड़ा सा और ऊंचा बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। और चार्ज को कह रहे हैं कि उसको d डिस्टेंस मूव करा रहे हैं, जो चार्ज को क्या कर रहे हैं बच्चा, ठीक है, यानी सेंटर से, चार्ज को लिखे हैं सेंटर से d डिस्टेंस मूव करा, तो सेंटर से d जाएंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, फिर भी वहीं पहुँचेंगे जहाँ थे, क्योंकि इसकी साइड भी तो डबल कर दी गई, साइड पहले d थी तो 2d कर दी गई। अब सेंटर से d ले जाएंगे तो सेंटर से d क्या होगा, उसके सरफेस तक पहुँचेगा, है कि नहीं। जैसे ये इसकी साइड 2d है, ठीक है, तो यानी इसके सेंटर से बात करेंगे तो d ही तो होगा, यानी फिर से वहीं आकर के ये चार्ज रुक जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं बताइए इसके फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप लिखेंगे देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स। तो बी वाले का आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, कि बी वाले का आंसर हो जाएगा नो इफेक्ट ऑन फ्लक्स। क्यों बच्चा, क्योंकि फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू होता है q/ε0। फ्लक्स केवल बाउंडेड चार्ज पे डिपेंड करता है, स्क्वायर की साइड या किसी भी सरफेस की साइड पे डिपेंड नहीं करता। उसकी साइड को हम घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, चार्ज को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो नेगेटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है, लेकिन उसकी साइड पे या सरफेस की क्वालिटी पे डिपेंड नहीं करता। फ्लक्स केवल चार्ज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए फाई इक्वल टू q/ε0, अभी भी चार्ज उतना ही है इसलिए फ्लक्स सेम रहेगा, ठीक है। तो नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स एंड इट रिमेन्स सेम। क्लियर। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो आपका कंप्लीट हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए पूछा था, स्केलर या वेक्टर है ये पूछा था, और उसके बाद ये एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल में ये था, ठीक है। ओके बच्चा, तो आप अच्छे से वीडियो देख रहे होंगे, और आपके लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही ये वीडियो हम चैप्टर वाइज ख़त्म कर लेंगे लास्ट ईयर का, तो हम आपके लिए एक नई सीरीज़ ले आएंगे जिसमें हम लोग किसी ईयर का पूरा पेपर उठाएंगे और उसको हम लोग शुरू से सॉल्व करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ऐसे भी करके हम कोशिश करेंगे जितने भी पेपर हो सकें सॉल्व कर दें, ठीक है। ऐसे तो हो जा रहा है, वैसे पूरा पेपर किसी साल का उठाएंगे और आपको सॉल्यूशंस उसका देंगे। तो इसलिए हमारे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर दें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ताकि इसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके और आपसे कोई भी वीडियो हमारा मिस ना हो और आपकी तैयारी अच्छी हो सके और इस बार बोर्ड में आप एक अच्छे मार्क्स ला सकें, ठीक है। तो चलिए बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
तो बच्चा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन वेक्टर ई इज इक्वल टू 2x आई कैप फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट। ओके, तो बच्चा यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, जो कि वेक्टर ई इज इक्वल टू दिया हुआ है बच्चा कितना 2x आई कैप। कितना दिया हुआ बच्चा 2x आई कैप, 2x आई कैप। क्लियर। अब कह रहा है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक, कह रहा है बच्चा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड द चार्ज। एक ये क्यूब, अब देखिए यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं जो बना हुआ है, ठीक है, इस तरीके का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है बच्चा। अब यहाँ पर हम लोग डायग्राम बनाते हैं तो आप देख सकते हैं बच्चा कुछ इस तरह का ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, ये कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 2x आई कैप। आई कैप का मतलब हो गया कि x की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है बच्चा, इस साइड है, ठीक है, और है कितनी हुआ 2x आई कैप, मतलब x पर जितनी डिस्टेंस लेते चले जाएंगे उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बदलती चली जाएगी। कह रहा है इस स्क्वायर से, इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स निकाली। तो फ्लक्स जो फाई हो जाएगा वह हमने अभी अभी बताया कि कोई भी चार्ज अगर है तो किसी भी सरफेस से कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं उसी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन x डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है इस साइड कोई फील्ड लाइन जाएंगी नहीं, इस साइड कोई फील्ड लाइन जाएंगी नहीं, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की कोई फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी, इसलिए यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, और नीचे वाले सरफेस पे भी फ्लक्स कितना हो जाएगा बच्चा 0, ठीक है। अब बचा इधर तो ये जेड वाले की तरफ भी 0 और बचा पीछे तो उधर भी 0, तो चार सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तो 0 हो जाएगा क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन किधर है x की तरफ, तो जाएगा नहीं, ठीक है। और रही बात अब यहाँ पे, तो देखिए इस वाले सरफेस से फ्लक्स पास होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, और पीछे वाले से नहीं होगा। अब पीछे वाले से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस वाले जो पीछे वाला सरफेस है बच्चा उसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है 0 है, क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिन पे बना हुआ है ना, तो इसलिए 0 है। तो जब यहाँ से आप फ्लक्स निकालेंगे इस वाले सरफेस से तो फाई इक्वल टू ई ए लिखेंगे, ठीक है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा होता है। तो फाई इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी दी है 2x आई कैप। जैसे ही 2x लिखेंगे तो ये क्योंकि ओरिजिन पे है इसलिए x क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे बच्चा 0, तो इसलिए 2 इंटू 0 ए कॉस थीटा, तो इस वाले सरफेस से भी फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चा 0, ठीक है। तो इन सब सरफेस से फ्लक्स इसलिए 0 हो गया क्योंकि फील्ड की डायरेक्शन ही उधर नहीं थी और पास ही नहीं होगी कोई फ्लक्स, और पीछे वाले से इसलिए 0 हो गया क्योंकि ये ओरिजिन पे था, इसलिए यहाँ पर भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, x को 0 करेंगे। अब ये वाला सरफेस अगर हम बात करें तो कहाँ पर है बच्चा, क्योंकि ये वाला सरफेस जो है वह a डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस दी हुई है a, ठीक है, तो a डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E इज इक्वल टू वह 2 इंटू ए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चा 2 इंटू ए हो जाएगी। अब फ्लक्स अगर हम जब निकालेंगे तो इस वाले सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा E इंटू ए, तो E है कितना E इंटू ए, ठीक है। अब E कितना है 2a, यहाँ पे E आ गया 2a, क्यों, क्योंकि x है तो x की डायरेक्शन इस सरफेस की कितनी है ओरिजिन से a है ना डिस्टेंस, तो यहाँ x की जगह a रख दी, तो 2a इंटू ए मतलब एरिया, और स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, तो a इंटू ए स्क्वायर, तो इस तरह से 2a इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बच्चा 2a क्यूब। इस तरह से यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया 2a क्यूब, समझ में आ गया। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6, ठीक है। बाकी पाँचों के कार्ड 0 हो गई, छठे की कार्ड मिली है, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा 2a क्यूब। ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, हम फिर से वीडियो बना के हम आपको समझा सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो ये था आज का क्वेश्चन बच्चा, जो आपको समझ में आया है, जो फ्लक्स पे था। अब हमारे इस चैप्टर में कुछ ही क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं हो जाएंगे। फिर आपके इस चैप्टर का मल्टीपल क्वेश्चन बचेगा, MCQ और 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन बचेंगे, जिसके लिए हम एक दिन अलग से वीडियो बना देंगे। तो फिर ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब तक 5 to 7 ईयर में जितने क्वेश्चन यहाँ से आए हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप हमारे वीडियो पे बने रहें और तैयारी को अपने करते रहें। थैंक यू सो मच।